चार्टा है कि हेलो 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 सुना मत से कि शुभुनी हेलो आज आम कथा आम भविष्यतर ये जो कार्यक्रम ए कार्यक्रम रे आम सहित अच्छा आशुतोष आम गोटे भिन्न बाटरे जड़े विज्ञ प्रज्ञावंत व्यक्ति को पाइचे सहित आलोचना करवा मु ए कार्यक्रम को आरंभ करुच्ची दिल्ली रे आशुतोष अच्छा सेपटे बस आशुतोष भारतर जड़े परिचित मुह सांबादिकता एवं राजनीति समाज विज्ञान ए सबूर एक मिश्रण होचंद आशुतोष आमर आज विषय वस्तु अच्छी हिपोक्रेसी इज हिपोक्रेसी ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ मिनिस्टर्स छलना प्रतारणा मंत्री मानकर एक संवैधानिक अधिकार की। आशुतोष आपको हमारा कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जी। अभी हम शुरू करेंगे ये कार्यक्रम। पहले जो हिपोक्रेसी तो हमारा जिंदगी में एक असूल जैसा हो गया है, जो कि स्पॉन्सरशिप है, हमारा सरकार का स्पॉन्सरशिप है। और आजकल की दुनिया में चाइना का साथ वार से शुरू करके आज जो पैंडेमिक में गवर्नमेंट का जो इश्तहार आ रहा है, जैसा जैसा विज्ञापन आ रहा है, जैसा जैसा पॉलिसी आ रहा है, एक बात बोला जाता है, दूसरा काम किया जाता है। एक तरफ लोगों को बोला जाता है हेल्थ इमरजेंसी है, दूसरी तरफ हम सामना करते हैं ये हेल्थ इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी, ये भी मालूम नहीं पड़ता। तो ये कार्यक्रम में हम लोग इसीलिए मुद्दा रखे हिपोक्रेसी इज हिपोक्रेसी ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ मिनिस्टर्स। आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन का बात बोलते हुए आप थोड़ा बोलिए, गवर्नमेंट में जो चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जो चल रहा है, इसमें जो हिपोक्रेसी लगता है एक मुद्दा है, इसका ऊपर आपका आइडिया क्या है, थोड़ा बोलिए। हमारा हिंदी थोड़ा पुअर है। नहीं आपका हिंदी बहुत अच्छा है, और क्योंकि आप तो हिंदी बोल लेते, मैं तो उड़िया बोल भी नहीं सकता हूँ ना, तो मैं तो आपके तमाम दर्शकों से पहले तो माफी चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि 7:30 बजे से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ये कार्यक्रम शुरू होता, लेकिन पहले फेसबुक पे कुछ हमारे एंड पे प्रॉब्लम थी। आज मेरा फेसबुक का अकाउंट भी डिलीट हो गया, कैसे डिलीट हो गया मुझे मालूम नहीं। फिर बहुत कोशिश करते करते अभी स्ट्रीम यार्ड से शुरू हुआ है, और वो मेरा फोन का लगता है माइक में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं आपके तमाम दर्शकों से जो देख रहे हैं उनसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं, और ये कार्यक्रम बहुत देर से शुरू हो पाया, लेकिन इसके लिए मैं और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। इसके लिए सतीश जी जिम्मेदार नहीं, उनको आप बिल्कुल, या मानस जी जिम्मेदार नहीं, उनको आप बिल्कुल मत बोलिएगा। देखिए, ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। जो इन्होंने कहा कि इज हिपोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ अ मिनिस्टर। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। बैकग्राउंड इसलिए जाना चाहूंगा क्योंकि ये बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। आजकल आप जिधर भी जाएंगे, जहां भी जाएंगे, अक्सर मैं टीवी चैनल्स पे रहता हूँ, हिंदी के टीवी चैनल्स पे भी रहता हूँ, अंग्रेजी के टीवी चैनल्स पे रहता हूँ, और मुझे लगता है कि साफ झूठ बोल देते हैं, साफ झूठ बोलते हैं, और उसके बाद आप उनको कन्फ्रंट करो तो वो लगता है कि नहीं जैसे, और वो आपको साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप दरअसल झूठे हैं, आप सच नहीं है। इसके दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा। और सबसे क्लासिक एग्जांपल क्या है? सबसे क्लासिक एग्जांपल ये जो बॉर्डर पे जो चाइना का एक तरीके से इंट्रूजन है, तो पूरी दो हिंदुस्तान के जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो सब कह रहे हैं कि कम से कम 4 जगह पे, तो गैल्वन घाटी में, या फिर देपसोंग में, या हॉट स्प्रिंग्स में, और इन जगहों पे चाइना अंदर आ चुका है। 4 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक अंदर आ चुका है। लेकिन आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने जब सवाल पूछा गया तो ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना किसी ने कैंप पे कब्जा किया। ये तो बात सच है, कैंप पे कब्जा नहीं हुआ है, वहां पे कोई कैंप ही नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई घुसा ही नहीं है, ये मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा झूठ था। और क्यों ये बोला गया? क्योंकि इसके बोलने के से एक चीज स्पष्ट हो गई।
वो क्या स्पष्ट हुई कि जो 15 जून को जो हमारे 20 जवान जो शहीद हुए, तो उन पर ये एक आरोप लग गया कि वो लगता है कि भारत की सीमा से निकल के चीन की सीमा में गए थे और वहां पे जाके उन्होंने लड़ाई की। तो एक देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरीके की बातें करते, कोई घुसा नहीं, इसका मतलब चीन हमारी सीमा में नहीं घुसा है, तो उसका आरोप हमारे सैनिकों पे जाता है कि वो अपनी सीमा से निकल के चीन की सीमा में चले गए, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो 14 पेट्रोलिंग पॉइंट है गैलवान घाटी में, ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट है ये इंडिया का हिस्सा है। यहाँ पे इंडिया जो है वो पेट्रोलिंग करती थी। और लेकिन आप बीजेपी के किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, सब कहते हैं नहीं हमारी जमीन पे तो कोई घुसा नहीं है। फिर वो क्या कहते हैं कि देखिए अक्साई चीन पे नेहरू के जमाने में घुसाया, कांग्रेस के जमाने में घुसाया। दूसरी चीज, आज की तारीख में अगर आप सरकार से पूछो कि भाई ये 40,000 जो है पर डे कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, 40,000 पर डे का केस हो गया, 40,000। और अमेरिका के बाद हिंदुस्तान दूसरा कंट्री हो गया है जहां पे एक दिन में इतने ज्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं। आप सरकार से पूछो कि क्या ये कम्युनिटी स्प्रेड है, बोलते नहीं नहीं नहीं, ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं, बिना कम्युनिटी स्प्रेड के तो पॉसिबल ही नहीं कितना हो पाए। अब लोग सरकार से पूछा गया, बोला नहीं वो तो लोकलाइज्ड है और या इस जगह पे है। मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को बता दूं कि प्राइमरी मतलब कम्युनिटी स्प्रेड कब कहते हैं, तब कहते हैं जब आपको ये पता नहीं होता कि आपको ये संक्रमण कहां से आया, ये वायरल कहां से आपको लगा है, आपको मालूम नहीं। पहले क्या होता था कि जो विदेश से आता था उसके जो टच में होते थे, तो जो उनके टच में होते थे उनको कोरोना हो जाता था, और जिनके टच में हुआ थे वो जिनको टच करते थे उनको कोरोना। तो लोग कहते थे कि भाई कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है। लेकिन अगर मान लो मुझे कोरोना हो जाए, आपको कोरोना हो जाए, या आपके दर्शकों को कोरोना हो जाए, और उनको मालूम नहीं कि उनको कोरोना कहां से मिला है, इसका मतलब होता है कम्युनिटी स्प्रेड। तो गवर्नमेंट ना तो ये मान रही है कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुसा है, जबकि वो घुस चुका है हमारी सीमा के अंदर। सारे हिंदुस्तान के बड़े रक्षा विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं, हिंदुस्तान में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। बिना कम्युनिटी स्प्रेड के 40,000 पर डे जो है कोरोना के केसेस हो ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है, ये साइंस के खिलाफ है। लेकिन सरकार नहीं मानती उसको। तो ये एक आजकल एक नया न्यू, जिसे कहते हैं न्यू नॉर्मल, आजकल एक नया शब्द निकला, न्यू नॉर्मल। ये हिपोक्रेट होना न्यू नॉर्मल हो गया है। मतलब हम सरकार में हैं और अगर आप बोलोगे तो बोलेंगे देखो आप तो जनता को डिमोरलाइज कर रहे हो, आप सेना को डिमोरलाइज कर रहे हो, आप जो कोरोना के वॉरियर्स उनको डिमोरलाइज करो। मतलब अगर सच बोलोगे तो आप डिमोरलाइज करोगे। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। दरअसल जो हमारा जो देश है, अगर आप देखें उसकी हिंदू संस्कृति में जाएं तो वहां एक शब्द आता सत्यमेव जयते, और सत्य अहिंसा, ये हमारे संस्कृति का मोटो है। गांधी जी ने, आप बुद्ध के पास जाएंगे, आप वैदिक साहित्य में जाएंगे तो वहां इस पे बड़ा जोर दिया गया है, सत्य अहिंसा पे बहुत जोर दिया, करुणा पे बहुत जोर दिया गया है। और अगर आप गांधी जी के बारे में, आजादी की लड़ाई के बारे में अगर आप देखेंगे तो गांधी जी का तो पूरा फोकस ही ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस है। गांधी जी ने अपनी जो बायोग्राफी लिखी उसका भी नाम उन्होंने लिखा कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो जिस देश के अंदर में इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा आदमी जिसको पूरी दुनिया मानती है कि ऐसा, आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा, एक पीढ़ी ऐसी आएगी जब लोग यकीन नहीं करेंगे कि हाड़ मांस का कोई ऐसा आदमी जमीन पे चला था। मतलब हमें इतना गर्व होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट आइंस्टाइन, ये हमारे गांधी जी के बारे में, हमारे महापुरुष के बारे में इतनी बड़ी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि गांधी जी ने जो कहा वही किया। गांधी जी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। गांधी जी ने, मैं आप याद दिला दूं आपके दर्शकों को कि जब चौरी चौरा का कांड हुआ, जब उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया, और सत्याग्रह के आंदोलन में 1921 की बात होगी, उस वक्त एक जो आंदोलनकारी लोग थे, इन लोगों ने एक पुलिस पोस्ट को जला दिया, और पुलिस पोस्ट को जलाने के बाद से कई पुलिस वाले की जान चली गई उसमें, और आंदोलन बहुत उग्र हो गया। तो गांधी जी के पास से भी जानकारी आई, तो गांधी जी ने कहा नहीं, हम अपना आंदोलन वापस लेंगे। बोलने का बापू, आप इतना बड़ा आंदोलन है, सक्सेसफुल है, ऐसा आंदोलन कभी कभी कामयाब होता है, और आप इस आंदोलन को वापस लेना चाहते हो? गांधी जी ने कहा नहीं, मैं इस आंदोलन को इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो अभी पूरी तरीके से आंदोलन के तैयार नहीं है। हमारा जो उसूल था, हमारा जो प्रिंसिपल था, हमारा सिद्धांत था, वो अहिंसा का सिद्धांत है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हमें हिंसा नहीं करनी है।
लेकिन इस आंदोलन में मैंने देखा कि लोग हिंसा कर रहे हैं, लोगों को मार दिया, जला दिया। बोला ये सिद्धांत के खिलाफ, इसका मतलब ये है कि हमारा आंदोलन अभी परिपक्व नहीं हुआ है। गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया और उसके बाद तकरीबन 10 साल तक गांधी जी वॉज इन विल्डरनेस, मतलब 10 साल तक कोई आंदोलन शुरू नहीं। फिर 1930 में एक नया आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं, दांडी यात्रा शुरू करते हैं। तो जिस देश के अंदर गांधी जी ने ये कहा कि साक्ष्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट से या दूसरे मूवमेंट से गांधी जी की जो तुलना की जाती है, उसमें कहते हैं, कम्युनिस्ट मूवमेंट क्या कहता है कि अगर आपका साक्ष्य, अगर आपका साध्य पवित्र है तो साधन कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अगर आप वायलेंस भी करो तो भी जस्टिफाइड है, अगर आप किसी का मर्डर करते हैं तो भी जस्टिफाइड है। इसलिए आप कम्युनिस्ट मूवमेंट में देखते हैं कि जब 1917 में जब रशिया के अंदर जब कम्युनिस्ट मूवमेंट हुआ तो उस कम्युनिस्ट मूवमेंट में वायलेंस का इस्तेमाल किया गया, ज़ारशाही के परिवार को कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसको जस्टिफाई किया गया। क्यों जस्टिफाई किया गया? कहा गया कि भाई हमारा जो साध्य है वो रिवोल्यूशन है, हमें सर्वहारा वर्ग के लिए इस देश के अंदर अगर कुछ भी क्या करना पड़ेगा तो हम करेंगे, क्योंकि हम लार्जर गुड के लिए ये काम करें। गांधी जी ने कहा नहीं, ये हमारा सिद्धांत नहीं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं, ये हिंदुस्तान की सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता ये है कि आपका साध्य, मतलब जो मकसद है, जो उद्देश्य है वो पवित्र है, तो साधन भी पवित्र होना चाहिए। मतलब जिस रास्ते से आप उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो भी पवित्र होना चाहिए, गांधी जी कहते थे। यानी कथनी और करनी में फर्क गांधी जी नहीं करते थे, इसीलिए गांधी जी को इतना महान बोला गया। और गांधी जी ने, आप सब लोगों को पता होगा कि गांधी जी ने जब अंतिम दिनों में जब उनको लगा कि हम ब्रह्मचर्य का जो मेरा जो तपस्या है, तप है, वो मैं उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ और मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा गांधी जी इस उम्र में आप क्या एक्सपेरिमेंट करोगे, आपको नहीं करना चाहिए। बोला नहीं, और गांधी जी ने इसको छुपाया नहीं किसी से। गांधी जी ने अपने ब्रह्मचर्य का टेस्ट किया और छुपाया नहीं किसी से, पूरी दुनिया को बताया कि मैं ये करने जा रहा हूं। उस वक्त जो बड़े लीडर थे भारत की आजादी के लड़ाई के, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन सब ने कहा बापू आप ये मत करो, देश आपको बहुत गलत नजर से देखेगा। गांधी जी ने कहा नहीं, जब मेरे मन में पाप नहीं है तो मेरे कर्म में पाप क्यों होना चाहिए? मैं तो जो सोचता हूं, मैं जो करता हूं, मेरे मन में पाप नहीं है। तो हमारी जो आजादी की लड़ाई की जो लेगेसी है, जो विरासत है, वो इतनी महान है, इतनी महान है हमारी विरासत। हम आजादी के बाद आते हैं तो हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और बहुत बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी कैबिनेट में लेते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी कैबिनेट में लेते हैं। सबको मालूम है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो गांधी जी की विचारधारा से बिल्कुल अलग थे, बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी बिल्कुल अलग थे, एकदम अलग थे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, आप बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी कैबिनेट में लो। उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट बनेगा उसके चेयरमैन आप बाबा साहब अम्बेडकर को बनाओ। मतलब जिनके बारे में लुई फिशर अपनी किताब में लिखता है कि जब 1932 में जब ये रिजर्वेशन का मुद्दा आया, पूना पैक्ट की बात आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने आमरण अनशन किया। उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है हम दलितों को नहीं दे सकते, पृथक जो इलेक्टोरेट है हम दलितों को नहीं दे सकते। इससे क्या होगा, इससे हिंदू जो समाज है उसमें बट जाएगा और ये आगे चल के बड़ा खतरनाक होगा। तो गांधी जी ने आमरण अनशन किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको बहुत मनाने की कोशिश की, सब लोगों ने मनाने की कोशिश की। और लुई फिशर एक चीज लिखता है जो मेरा अपना शब्द नहीं, इसलिए मेरी बातों को लोग बुरा ना माने। लुई फिशर लिखता है कि अगर उस वक्त देश में कोई एक आदमी था जो गांधी जी के बारे में सोच रहा था कि गांधी जी की मृत्यु के बारे में, तो शायद वो बाबा साहब थे। आप सोचिए, इस हद तक लुई फिशर अपनी किताब में लिखते हैं कि इतनी ज्यादा कटुता थी इन दोनों लोगों के बीच में। कटुता नहीं मतलब इतना अलग अलग ध्रुवों पे लोग थे। बाबा साहब को गांधी जी ने कहा कि अगर कोई एक आदमी भारत के संविधान को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन होने के लायक है, उतना पढ़ा लिखा है, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है। ये गांधी जी ने कहा। हम वहां से निकल के अगर आज हम कहां पहुंच गए हैं कि हम यही मानने को तैयार नहीं है कि चीन हमारी सेना के अंदर आ चुका है, हम यही मानने को तैयार नहीं कि भारत में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। तो जो हमारे मंत्री लोग जो आजकल शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, दरअसल वो शपथ लेना एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। वो शपथ लेते हैं कि हम संविधान का पालन करेंगे,
लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठते हैं वो सारे काम करते हैं और संविधान को भूल जाते हैं। संविधान उनके किनारे, वो शपथ जो लेते हैं वो शपथ जो है वो भूल जाते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते और सब कुछ करते हैं जो संविधान का उल्लंघन होता है, जो संविधान की आत्मा के खिलाफ होता है। तो ये बहुत दुखद स्थिति। इसीलिए जो आज हमारा जो लोकतंत्र, मैं आपको बताऊं कि आज चाइना के बारे में आप अगर कुछ भी बोलते हो तो लोग कहते हैं आप चाइना का पक्ष लेते हो। आप जो वो भाषा बोल रहे हैं जो चीन की भाषा है, और अगर आप कुछ बोलते हो सेना के बारे में या सरकार के बारे में तो बोलते हैं कि आप सेना का मनोबल गिरा रहे हो। आप उनके वेलर को, आप उनकी बहादुरी को, आप उनकी हिम्मत को, आप उनके साहस को जो है उनको आप उन पर आप सवाल खड़े कर रहे हो। 1962 में जब राम मनोहर लोहिया जो विपक्ष के बड़े नेता थे और अटल बिहारी वाजपेयी जो विपक्ष के बड़े नेता थे, हालांकि तब बीजेपी नहीं थी, जनसंघ थी, और इनकी कोई ताकत नहीं थी पार्लियामेंट के अंदर, कोई ताकत नहीं। तो राम मनोहर लोहिया की कोई बहुत बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ना ही जनसंघ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन्होंने नेहरू को जो आलोचना की है, तीखी से तीखी आलोचना की है और कहा कि इस पे संसद में बहस होनी चाहिए। उस वक्त नेहरू जी भी कह सकते थे कि हम जब देश जंग लड़ रहा है तो आप संसद में बहस की बात कर रहे हैं। उस वक्त ये कह सकते थे नेहरू जी कि नहीं, अगर जब देश जंग में है तो आप इस तरीके की बातें करके आप सेना का मनोबल गिरा रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जनता सावरिन है, वो संप्रभु है, विल ऑफ द पीपल इज द सावरिन। और जब अगर वो कह रही है कि हमें बहस करना चाहिए तो फिर हमें बहस करना चाहिए। तो एक तरफ सरहद पे युद्ध हो रहा था, दूसरी तरफ संसद के अंदर वो डिबेट चल रही थी जहां नेहरू को खड़े होकर जवाब देना पड़ा। जो वो कह सकते थे कि हम जवाब नहीं देंगे आप, जब जंग के बाद इसकी इंक्वायरी हुई। क्या आज ये पॉसिबल है? क्या मेरा सवाल ये है, क्या आज कोई आदमी देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है? क्या उनसे पूछ सकता है कि भारत की सीमा में जो है चीन घुस आया है, उसके सैनिक घुस आए, हमारे 20 जवानों को शहादत देनी पड़ी है और ये प्रधानमंत्री जी आपकी गलती की वजह से हुआ या रक्षा मंत्री की गलती के हुआ से या किसी सरकार की गलती से हुआ है? आप जैसे ये सवाल करते हो आपके ऊपर लोग गिद्ध की तरीके से टूट पड़ते हैं और आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। चलिए, गलत साबित करना तो फिर भी ठीक है, आप गलत साबित करो, लेकिन आपको देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जाती है, आपको गद्दार बताने की कोशिश की जाती है, आपको दुश्मनों का एजेंट बताने की कोशिश की जाती है और वो भाषा बोली जाती है जो कभी जर्मनी में 1932-33 के बाद बोली जाती थी और आपको इंटरनल एनिमी कहा जाता है। तो ये एक बहुत दुखद स्थिति है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज की राजनीति का एक ही सच है, वो है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी के अलावा कोई सच नहीं। वो सिर्फ मंत्रियों पे लागू नहीं होता, वो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पे लागू होता है। मैं तो इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि मैं एक पार्टी में था, 5-4.5 साल मैंने वहां काम भी किया और मैं ये बता सकता हूं कि कई बार ऐसा होता था कि पार्टी के प्रवक्ता के नाते जो है वो मुझे सिर्फ झूठ बोलना होता था और कुछ नहीं बोलना होता था। पार्टी में कुछ और होता रहता था और मुझे खड़े होकर वहां पार्टी को डिफेंड करना पड़ता था। कई बार तो मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई ये ठीक नहीं है। बोले नहीं, आपको यही बोलना है। तो अब हमें ये तय करना होता है कि आप पार्टी डिसिप्लिन को मानोगे या फिर आप पार्टी से बाहर जाओ। तो जाहिर सी बात है, एक अनुशासन होता है, आपको वो अनुशासन मानना होता है। जब भी आप किसी संस्था के साथ होते हैं तो उसका एक अनुशासन होता है, उसको मानना होता है। कई बार आप उनके विचारों से, उस संस्था के विचारों से सहमत नहीं होते, लेकिन आपको डेमोक्रेसी में अगर यकीन है तो अपनी जो विचार है, जो विचारधारा है, जो शायद माइनॉरिटी में है, तो आपको मेजोरिटी के व्यू को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो वहां पे कई बार ऐसा होता, बहुत बार ऐसा होता जब मुझे जाके कैमरे पे झूठ बोलना पड़ता। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो रोज टीवी चैनल्स पे जो पार्टियों के प्रवक्ता आते हैं, आधे से ज्यादा समय वो सिर्फ झूठ बोलते हैं क्योंकि उनको कहा जाता है कि आप झूठ बोलो। तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति है। तो मैं यही मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। अभी ये जो लॉकडाउन का टाइम में, ये लॉकडाउन का टाइम में पहले लोगों को समझा गया कि महाभारत इतना दिन में खत्म हुआ था, इससे आगे थोड़ा 1-2 दिन हो जाएगा तो ये युद्ध खत्म हो जाएगा। हम एक बीमारी से लड़ रहे हैं, लोगों को समझा जा रहा है कि हम एक युद्ध लड़ रहे हैं। फिर सबको मालूम था जब कोरोना पूरा विश्व में अपना काया विस्तार चुका था, वही टाइम में अमेरिका का प्रेसिडेंट आते हैं, गुजरात में घूमते हैं, आगरा जाते हैं, इनका साथ 5-10 हजार लोग भी आते हैं, वो भी घूमते हैं। इसके बाद लोगों को समझा गया कि आप ताली बजाइए, आप थाली बजाइए तो कोरोना भाग जाएगा। हाँ, पहले तो समझा गया कि एक दिन आप लोग घर में रहिए, शाम को ताली बजाए बालकोनी में जाके तो कोरोना थम जाएगा। इसका बाद बोला गया आप टर्च लगाइए, दीपक लगाइए, कोरोना थम जाएगा। इसका बाद क्या हुआ, विमान से पुष्प वृष्टि हुआ, लोगों को लगा कि कोरोना भाग जाएगा। अरे इस तरफ समझा गया कि देखो जो लोग हमारा काम कर रहे हैं वो योद्धा है, हम इन्हें संवर्धित कर रहे हैं। फिर दूसरा तरफ से ये दिखा गया जब कोरोना आया
तो जितना प्राइवेट हॉस्पिटल्स था, जितना प्राइवेट हेल्थ सिस्टम था, हम लोगों को इसे लेकर के गवर्नमेंट को डालना चाहिए था, ये पूरा गवर्नमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाना चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट पीपीपी मोड में, हम लोग जहाँ जो देखते हैं पीपीपी मोड में तुरंत शुरू किया, कौन कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल को गवर्नमेंट का मतलब कोरोना का रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाए। उधर जब खरीदार हुआ, जो पीपीपी किट या मास्क जो खरीदार हुआ, इस पे भी कितना पैसा में खरीदारी हुआ, कितना पैसा इसका ओरिजिनल प्राइस है। अभी भी मार्केट में रिटेल में जो 10 रुपया में मिलता है, गवर्नमेंट ने 20-22 रुपया में खरीद किया, फिर लॉट में खरीद किया। ये बात भी हम लोग देखते हैं। पहले 1-2 लॉकडाउन शुरू हो गया, अभी उड़ीसा में जो मेजर डिस्ट्रिक्ट है, वो मेजर डिस्ट्रिक्ट में अभी भी लॉकडाउन 15 दिन के लिए लागू हो गया। गवर्नमेंट को ये समझाना चाहिए ये एक वार है या हम लोग एक बीमारी से लड़ रहे हैं। और इसका बाद जो एजुकेशनल सिस्टम था, बच्चों को घर भेज दिया गया और बोला गया कि स्मार्टफोन में आप लोग पाठ पढ़िए। शिक्षा नागरिक का मौलिक अधिकार होता है, ये गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फिर जो डिवीजन था सोसाइटी में, जिसका पास कुछ है, हैव एंड हैव नॉट्स, अभी जिसका पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसका पास लैपटॉप नहीं है, वो पढ़ने से वंचित है। वो फिर पब्लिक स्कूल में, जो प्राइवेट, वो फिर जो गवर्नमेंट का स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनका घर में बिजली तक भी नहीं है। अभी हम लोग लड़ रहे, शिक्षा के साथ लड़ रहे, हम लोग बीमारी का साथ लड़ रहे, और गवर्नमेंट अभी भी स्टेटमेंट नहीं देता है हमारा कितना लोग ये टाइम में 2-3 महीने में कैंसर में पीड़ित थे, जिनको इलाज नहीं मिल पाया, हाई बीपी में पीड़ित है, जिनको इलाज नहीं मिल पाया, जो किडनी पेशेंट है, इनको इलाज नहीं मिल पाया। ये लोग पूरा अलग थलग हो जाता है। और यूरोप में अब देखिए धीरे धीरे वो लोग, इनका क्या मतलब अच्छा हो रहा है, अच्छा हालत अच्छा हो रहा है। जिसका पास पैसा है वो जाएगा, विदेश जाएगा, अपना ट्रीटमेंट करवाएगा। इसमें से मंत्री लोग आएंगे, कॉर्पोरेट लोग आएंगे, बड़ा बड़ा आदमी आएंगे। तो लगता है कि ये सोसाइटी का एक बड़ा डिवीजन ये मौका में कर रहे हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स का अंदर। फिर बोल रहे हैं हम लोग युद्ध लड़ रहे। युद्ध किसका साथ लड़ रहे? कोरोना का साथ, एक बीमारी का साथ हम लोग युद्ध लड़ रहे। और बीमारी का कारण क्या है, बीमारी का बेसिक कज क्या है, ये भी हमको समझाया नहीं जाता है। और पूरा सिस्टम एक रास्ते में काम कर रहा है। और जो स्टेट गवर्नमेंट से इनका ऊपर एक प्रेशर डाला हुआ है, मॉडल है मध्य प्रदेश, मॉडल है राजस्थान। ये मॉडल अगर तुम लोग हमारा बात को नहीं मानोगे तो ये मॉडल हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले तो हम बोलते थे कि वोट खरीदा जाता है, आजकल तो एमएलए खरीदा जाता है, सबसे आसान होता है, एमएलए खरीदा जाता है। और अब देखिए ट्रांसपेरेंसी, हम लोग तो बात कर रहे हैं हिपोक्रेसी का। ट्रांसपेरेंसी देखिए, प्राइम मिनिस्टर फंड में जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है, इसका ट्रांसपेरेंसी देने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं है। कौन सा इंस्टीट्यूट कितना पैसा दिया है, वो पैसा को आप लोग कैसा खर्च कर रहे हो, जो बेसिक चीज होता है गवर्नमेंट का। ये एक पब्लिक का गवर्नमेंट है, वी द पीपुल आर द अथॉरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट, but we the people are unable to know what is the expenditure of this government regarding corona, and what is the contribution, who have contributed, and what is the link they have with the ruling party. We should know that also. And government is not prepared. First denied for CAG, first denied for right to information. Now they are telling that we will never express the expenditure and income of PM Care Fund. That is like Modi Care Fund. That is the basic problem we are facing now. And 2 days back, the All India Bank Employees Association, they released the press release, the NPA and other things. Who are they? We should know that. We have that right. And now this time, they have rejected all the democratical protest, all the democratical system right to speak, ask the question to the government. This is the major crisis we are facing in the name of corona. Corona, and they are paid television media, they are paid print media. They are spreading, it is like a disaster. No way out. What the government is telling, that is the right thing. What the government is telling, that we must do. We have no right to question. That is the major problem now, what I think. No, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब जैसे ये सवाल है कि पीएम केयर्स फंड का, पीएम केयर्स फंड में क्या है, ऑलरेडी आपके पास प्रधानमंत्री का एक फंड होता है और उसका आप करो। तो अगर पीएम केयर्स फंड में
अगर उसका ऑडिट नहीं हो सकता है, अगर कैग उसका ऑडिट नहीं कर सकता है, तो क्यों आप ऑडिट से भागते हो? ऑडिट क्यों नहीं करना चाहते? आपको डर किस बात का है? आपने जैसे कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाया कि आरजीएफ राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना का पैसा लगा हुआ है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का पैसा लगा हुआ है। मान लिया, चलो मैंने मान लिया उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर उस इंक्वायरी में अगर कुछ गलत होता है तो उनके खिलाफ केसेस होने चाहिए, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जो पीएम केयर्स फंड आपने बनाए हैं, उसमें मार्च के महीने में जब वो चाइना हमारे हिंदुस्तान के ऊपर जब वो अटैक करने के बारे में सोच रहा था, इंट्रूजन करने के बारे में सोच रहा था, तब जो चाइनीज की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने उसमें करोड़ों रुपए उसमें दिए। जैसे उसमें एक वाबे जैसी कंपनी भी है, जो वाबे कंपनी वो है जिससे भारत निगोशिएट कर रहा था 5G के लिए। अब ये वाबे कंपनी कौन सी है? ये वो कंपनी है जिसको अमेरिका ने अपने यहाँ बैन कर रखा है, बोला ये तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वाबे कंपनी के, वो ना तो अमेरिका छोड़ सकते ना अमेरिका जा सकते, उनके सीईओ बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर डेमोक्रेसी है, अगर आप लोगों पे आपका यकीन है, अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो और लोग डिमांड कर रहे हैं, तो आप पीएम केयर्स फंड को ओपन कर दो ना। नहीं करते हो आप। तो इसलिए मैं जो ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में ये बड़ा मुश्किल हो गया ये पता कर पाना कि सच क्या है, झूठ क्या है। आपको आज की तारीख में मैं अगर सच बोलता हूं तो मेरे सच को झूठ साबित करने के लिए सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं। उन सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप में वही कंटेंट भेजा जाता है, और उसके बाद आप पूरी जनता का मूड को आप कंफ्यूज करते हो, और कंफ्यूज करके एक नैरेटिव आप पैदा करने की कोशिश करते हो। वो नैरेटिव क्या है कि अगर आप सरकार को क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आप मोदी जी से सवाल पूछ रहे हो, और अगर आप उनके किसी सीनियर मिनिस्टर से सवाल पूछ रहे हो, उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आप देश को का मॉरल डाउन कर रहे हो, आप देश पर सवाल खड़े कर रहे हो। और अगर कहीं गलती से पाकिस्तान का मसला हो, अगर आप ये बोलो कि नहीं भाई ये जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है या जो डिफेंस पॉलिसी है, अगर ये ठीक नहीं है, आप युद्ध नहीं लड़ सकते। आपने कहा, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, तो हम पूरी सोसाइटी को मिलिटराइज कर रहे हैं। आप मेरी बात समझिए कि अगर आप सेना को सवाल नहीं पूछ सकते हैं, अगर आप सेना को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, अगर आप पुलिस को क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि जब ये एंटी सिटीजनशिप एक्ट का जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, तो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक रैली की थी, और उस रैली में उन्होंने कहा था पुलिस जिंदाबाद के नारे लगवाए थे। अब आप सोचिए, आप पुलिस से भी सवाल नहीं पूछ सकते हो, आप आर्मी से सवाल नहीं पूछ सकते हो, आप सरकार की कश्मीर पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप सरकार की पाकिस्तान पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप चाइना पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो आप कर क्या सकते हो? डेमोक्रेसी में आप हो किस लिए? व्हाई आर इन ए डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में तो आपको सिखाया जाता है कि आपको सवाल पूछने का हक है, आप सवाल पूछे। बोलते नहीं, आप सवाल पूछोगे तो मोरल डाउन होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक फसाड क्रिएट किया जा रहा है, एक खास तरीके का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, which is totally anti-democratic, which is totally anti-constitution, and which is totally anti-Indian tradition। क्योंकि हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ की परंपरा है। आप तो जब शंकराचार्य जब वहां से निकले और उनको अपने वेदांत को, अपना जो सिद्धांत था उसको स्टैब्लिश करना था, ब्रह्म को क्या बोलते, अद्वैत को जब स्टैब्लिश करना था, अद्वैत को, तो उनसे बोला गया कि भाई बिहार में एक बहुत बड़े विद्वान है, आपको उनसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। तो वो उनके पास जाते हैं और उनके मंडन मिश्र के पास जाते हैं। तो मंडन मिश्र से वो कहते हैं, मंडन मिश्र उम्र में उनसे बहुत बड़े थे, तो मंडन मिश्र से वो कहते हैं मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। बोला नहीं, मैं आपके साथ शास्त्रार्थ नहीं करूँ। फिर वो मान जाते हैं, तो शास्त्रार्थ होता है तो मंडन मिश्र जी हार जाते हैं। जब मंडन मिश्र हार जाते हैं तो मंडन मिश्र की पत्नी जो है वो खड़ी होती है, बोले पत्नी जो होती है वो अर्धांगिनी होती है, तो आपको मुझे भी हराना पड़ेगा। तो वो फिर वो उनसे भी शास्त्रार्थ करते हैं। तो मंडन मिश्र की पत्नी जो है उनसे वो काम कला पे सवाल पूछती है, तो शंकराचार्य के पास उसका जवाब नहीं होता। बोले मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मुझे इस काम कला के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए। तो उनको 1 महीने का वक्त देते हैं। फिर वो जाते हैं, फिर वो एक राजा का शरीर धारण करते हैं, फिर वो काम कला के बारे में जानकारी इकट्ठा करके फिर वापस आते हैं और फिर जवाब देते हैं। तो जो संस्कृति इस लेवल पे शास्त्रार्थ की बात करती है, उस संस्कृति के लोग जो है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम उस संस्कृति के संरक्षण कर रहे हैं,
वही आज कहते हैं कि आप सवाल नहीं पूछ सकते हो। तो सवाल नहीं पूछ सकते तो डेमोक्रेसी क्यों, फिर तो डिक्टेटरशिप घोषित कर दीजिए ना। तो ये अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो रही है आजकल। देखिए दूसरा तरफ ये होता है कि बाहर बाहर का स्टेट में जो लोग काम करते थे, जिसे हम दिहाड़ी लेबर कहते बोलते हैं, ये लोग अपना गांव लौट रहे हैं। इंडस्ट्री बंद पड़ा है, फैक्ट्रीज बंद है, लोग अपना गांव रिटर्न कर रहे हैं। जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, ये लेबर एक्ट को अमेंड करते हैं। 100 साल का लेबर एक्ट, 8 घंटा जो आदमी काम करता था, अभी 12 घंटा मैंडेटरी बन जाता है। बाकी जो कॉर्पोरेट है, इनका पास भी मैसेज जाता है, ये हो सकता है देश में। मतलब 100 आदमी जो काम करते थे, अब 60 आदमी 70 आदमी वही काम करेंगे। ये आइन भी बनाया जाता है। आप देखिए यही टाइम में रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? पहले जो बच्चे जो लाइन में खड़े थे नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, इन लोग को रोजगार से हम लोग डिवाइड करते हैं। ये बोलते हैं हम आपको रोजगार नहीं देंगे, आपको ज्यादा वक्त काम करना होता है, आदमी का पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जीने के लिए पैसा नहीं है, फिर भी ये लेबर एक्ट को अमेंडमेंट करते हैं और लगता है पूरा देश में लेबर एक्ट अमेंडमेंट हो जाएगा। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? ये एक जनमंगलकारी राष्ट्र है, लोगों के लिए लोगों का सरकार होता है, और वही टाइम में गवर्नमेंट ये काम सब करता है और लोगों को दिखाता है ये देखो कोरोना आ गया, तुम्हारा दरवाजे पे खड़ा है। और हर चौक में पुलिस डंडा लेकर के खड़ा होता है, और सारा देश में पुलिस ब्रुटलिटी दिखाता है, पुलिस लोगों का अटैक करता है। ये पावर पुलिस को किसने दिया? ये भी एक बड़ा सवाल होता है जो आज हर नागरिक को पूछना चाहिए। हम हमारा जंग लड़ रहे हैं, हम बीमारी को सामना कर रहे हैं, बीमारी से कैसे बचेंगे हम लड़ रहे हैं, हम कैसे खाएंगे क्या करेंगे वो लड़ रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या देता है? इतना इतना बड़ा बड़ा फाइनेंशियल पैकेज डिक्लेयर करता है। एक आदमी को मिलता क्या है? 5 किलो चावल या 5 किलो आटा, आटा तो नहीं गेहूं, और 1 किलो दाल मिलता है। इसमें आदमी कितना दिन चल पाएगा? फिर दूसरा बात ये होता है गवर्नमेंट कहां से खरीद के नहीं लाता है, ये पड़ा हुआ है, ये बफर स्टॉक है, ये फार्मर सुइसाइड किया हुआ है, फिर भी इतना बफर स्टॉक रखा हुआ है। ये बात हम लोग समझाते नहीं। फिर एग्रीकल्चर को कैसे प्राइवेटाइज किया जाएगा, कैसे कॉर्पोरेट का हाथ तक उठा दिया जाएगा, ये बात भी चलता है। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? तो ये सबसे बड़ा सवाल, ये डेमोक्रेसी का ऊपर सबसे जो स्ट्रक्चर है, देश का जो स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है, संविधान का जो स्ट्रक्चर है, इसका ऊपर मार पड़ता है और बोला जाता है कि ये देखो कोरोना आ गया और तुम लोग डर के मारे घर में ताला लगा के घर में रहो और मुंह पे मास्क लगा दो, मुंह को पूरा सील दो, मुंह को पूरा स्टिच योर फेस, स्टिच योर माउथ। ये बात चलता है अभी। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? ये बात में हम, ये काम चल रहा है देश में, पूरे देश में चल रहा है, सरकार किसका भी हो। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ बीजेडी का सरकार है। बीजेडी, हम लोग सोचते हैं कि एक अपोजिशन का गवर्नमेंट है, लेकिन बीजेडी का एमपी तो पहले पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोले कि पीएम केयर फंड का ऑडिट होना नहीं चाहिए। बीजेडी का एमपी तो पहले सपोर्ट दिए। और जो लेबर एक्ट में इन लोगों का अमेंडमेंट हुआ बीजेपी रूल स्टेट में, ये बात उड़ीसा में भी हुआ, ये हम लोग देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट का मतलब कोई आदमी तो चला रहा है गवर्नमेंट को, जो एक ही रास्ता में, एक ही रोड में ये लोग सब मिलके चले हुए हैं। और जो कोविड हॉस्पिटल का नाम में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो देखते हैं उड़ीसा में, पूरा पहले एक शुरुआत शुरू हो गया, जितना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, जितना प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, इनका साथ गवर्नमेंट लग के पीपीपी मोड में हॉस्पिटल शुरू कर दिया। और इलाज क्या है? आदमी को ठंडे बुखार का इलाज किया जाता है। इतना तक इलाज के लिए कितना पैसा खर्चा होता है, इसका भी कोई श्वेत पत्र नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। और अभी उड़ीसा में एक बड़ा सवाल है, 600 करोड़ रुपीस का जो खरीदा गया, जो मास्क खरीदा गया, जो पीपीपी किट्स खरीदा गया, जो मतलब 3 रुपया 4 रुपया मार्केट में मिलता है, वही चीज को गवर्नमेंट ने लट में खरीदा है 10 रुपया 12 रुपया में। ये सवाल भी कोई नहीं कर पाता है। और जो डेमोक्रेटिकल राइट के लिए अपोजिशन लोग जब खड़े होते हैं कोविड-19 का रूल्स को मान के, इन लोगों का नाम में केस हुआ है। आप लोग ने वायलेट किया है गवर्नमेंट का रूल। तो ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? तो कैसा डेमोक्रेसी चलता है देश में? ये सबसे बड़ा सवाल होके उभरा हुआ है आज हमारा सामने। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो हमारे देश के जो सिविल सोसाइटी है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, देश जो है वो मूल्यों से चलता है, देश जो है वो संस्थाओं से चलता है, देश व्यक्तियों से नहीं चलता है। व्यक्ति जो है वो अगर उन मूल्यों को लेके नहीं चलेगा तो समाज भी नहीं चल सकता है।
हमारी दुनिया में क्या अहमियत है? हमारी दुनिया में अहमियत ये है कि हम सत्य की बात करने वाले लोग हैं, हम अहिंसा की बात करने वाले लोग हैं। हम लोग जो है वो किसी दूसरे मुल्क पे हम अटैक नहीं करते हैं। ये हमारे मूल्य हैं और इन्हीं मूल्यों को लेकर ही हमें चलना होगा। संस्थाएं, व्यक्ति आएगा चला जाएगा। जब संस्थाएं होती हैं उनका एक यूनिवर्सल वैल्यूज होता है, उसका एक सिस्टम होता है, उसका रूल ऑफ लॉ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हमने बनाया? हमने कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया कि कोई भी हो, कोई भी नृप हो, हमें का हानि, मतलब कोई भी राजा हो, कोई भी आदमी प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन उसको इस सेट ऑफ वैल्यूज को लेकर ही आगे चलना है। ये सेट ऑफ वैल्यूज सर्वोपरि है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेकर नहीं चल सकते, जो डेमोक्रेसी की बात नहीं करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करते हैं, जो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस की बात नहीं करते हैं, जो मीडिया के इंडिपेंडेंस की, फ्रीडम की बात नहीं करते हैं, जो सिविल राइट्स की बात नहीं करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते हैं, तो जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात नहीं करते हैं, तो ये मूल्य है हमारे, ये हमारे देश के मूल्य हैं। इस पे ही सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे ही चलना होगा। लेकिन आज क्या देखते हैं कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस कहाँ है? लोगों को अदालतों के अंदर मुकदमे जाते हैं और उनको पता होता है कि फला जज के पास जाएगा तो ये फैसला होगा, फला जज के पास जाएगा तो ये फैसला होगा। हम तो ये देख रहे हैं कि जिस जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेकर हम लोग इतने गौरवान्वित महसूस करते थे, आज जुडिशरी जो वाज द लास्ट स्टॉप फॉर द सिटीजन्स, वो भी दरवाजा टूट गया है आज की तारीख में। आज भी आपको मालूम है कि कोई भी जो जुडिशरी है वो सरकार के खिलाफ फैसले नहीं देती है। कश्मीर पे इतना बड़ा हेबियस कॉर्पस का इतना बड़ा मामला शुरू हुआ, फ्रीडम ऑफ ह्यूमन राइट्स का मामला शुरू हुआ और जुडिशरी ने तो उस पर कोई इंटरव्यू नहीं किया, कोई इंटरवेंशन गवर्नमेंट का दिखाई नहीं पड़ा उसके ऊपर। आप धारा 370 को सरकार हटा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धारा 370 कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटा या नहीं हटा है, ये चेक करने का काम तो जुडिशरी के पास था। तो जुडिशरी ने उसको कोई एंटरटेन ही नहीं किया। जुडिशरी आज 1 साल से ज्यादा, 1 साल हो रहा है, जुडिशरी ने उस पर कोई किया ही नहीं, कोई काम ही नहीं किया। या आप देखो कि जब दिल्ली दंगे हो रहे थे, जब ये एंटी सिटीजनशिप मूवमेंट चल रहा था, तो एंटी सिटीजनशिप मूवमेंट में किसी को भी पकड़ के आपने जेल के अंदर डाल लिया। लोग कोर्ट पे गए, उनको कहीं से कोई वो नहीं मिल पा रहा। आज आप दिल्ली के अंदर दंगे हुए, तो दिल्ली के दंगों में भी कोई इंटरवेंशन नहीं। जब जामिया मिलिया इस्लामिया में जब छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, 7 लोगों ने वो तस्वीर को देखा कि कैसे लाइब्रेरी के अंदर घुस के छात्रों के साथ मारपिटाई की गई। और जब कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन किया, लोगों ने कोर्ट पे गए, तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भाई सबसे पहले आप दंगे बंद करो, आप जो है वो प्रदर्शन बंद करो। ये कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट का काम ये नहीं कि दंगे बंद करो, दंगे नहीं बंद, ये कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को देखना, कोर्ट का काम है लीगैलिटी को देखना। कोर्ट का काम ये नहीं कि दंगे हो रहे हैं या दंगे नहीं हो रहे हैं, ये कोर्ट का काम नहीं है। लेकिन कोर्ट ने पावर एज्यूम कर लिया कि आप दंगे बंद करो। नो, दैट्स नॉट योर जॉब। आप बोलो कि जो मैंने पिटीशन दाखिल किया है, वो पिटीशन जो है वो स्क्रूटनी ऑफ लॉ पे स्टैंड करता है या स्टैंड नहीं करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या वैलिड नहीं है, वो लीगली टेनेबल है या टेनेबल नहीं है। कोर्ट कहता है नहीं, आप पहले दंगे बंद करो। तो ये कोर्ट का काम, तो सरकारों का काम है ना। लेकिन बट वही कुछ नहीं होता है। आज की तारीख में आपको मालूम है कि कोर्ट की इंडिपेंडेंस खत्म हो चुकी है। आपको मालूम है कि प्रेस तो कहने के लिए आजाद है। इस देश के अंदर आज की तारीख में कोई भी टीवी चैनल ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा अखबार नहीं है जो आज सरकार से सवाल करता हो। आज सवाल किससे होता है? अपोजिशन से होता है। राहुल गांधी से सवाल होता है, प्रियंका गांधी से भी सवाल होता है, हाँ, नेहरू से भी सवाल होता है, नेहरू जी से होता है, नेहरू से भी होता है, अरविंद केजरीवाल से सवाल होता है, अखिलेश यादव से सवाल होता है। आप सरकार से सवाल पूछते। ये तो मैं नई परंपरा देख रहा हूँ। जबकि प्रेस का रोल क्या होता है? एडवर्सोरियल रोल होता है। लोग मुझसे कहते हैं, हम लोगों को बोला जाता है आप कहाँ थे 5 साल पहले, आप कहाँ थे 10 साल पहले। मतलब ढूंढ के लाना पड़ेगा 10 साल पहले वो टाइम में मैं क्या क्या करता था, वो भी लाके कार्ड मुझे दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। ये भी सवाल होता है। ट्रोल ग्रुप लगे हुए हैं सोशल मीडिया में बिल्कुल बात करने के लिए। तो ये एक अजीब गंगा बह रही है। प्रेस के बारे में लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रेस अच्छी चीजें क्यों नहीं दिखाता, तो मैं बोलता हूं, मैंने कहा प्रेस अच्छी चीज दिखाने के लिए नहीं है। प्रेस इज अ बार्किंग डॉग। प्रेस का काम है भौंकना। भौंकना किस लिए भौंकना? मैं कहता हूं कि एक
आइए उसके दार्शनिक पहलू पे बात करते हैं। प्रेस क्यों है, प्रेस की जरूरत क्यों है? जुडिशरी है, पार्लियामेंट है और एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, विधायिका है और जुडिशरी है। तो चलो मान लिया कार्यपालिका और विधायिका किस लिए है? क्योंकि लोगों को एक शक है कि जो सरकारें हैं वो तानाशाह हो सकती है। तो सरकारों के काम पर अंकुश लगाने के लिए, यानी सरकारों का जो जो मोटिव है उस पर शक है कि वो गलत काम भी कर सकते हैं, वो गलत काम ना करें, इसलिए उन पर अंकुश लगाने के लिए जुडिशरी होती है और पार्लियामेंट होता है। अब ये तीन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो प्रेस किस लिए है? प्रेस इसलिए है कि अगर ये तीनों एक साथ गलती करें तो उसको बताने का काम जनता का प्रेस को है। प्रेस का काम है बताना, देखो जुडिशरी गलत कर रही है, ये देखो पार्लियामेंट गलत कर रहा है, ये देखो ये सरकार गलत कर रहा है। हमारा काम है भौंकते रहना। प्रेस का काम है सुबह उठो भौंकना शुरू करो, ताकि सरकार भी अलर्ट हो जाए कि देखो हम गलत काम कर रहे हैं, और जनता भी अलर्ट हो जाए। अगर वो जो बार्किंग डॉग है, अगर वो चुपचाप सो जाएगा, एक कोने में बैठ जाएगा, भौंकेगा नहीं, पालतू बन जाएगा, पालतू अगर हो जाएगा, तो फिर सरकारों को भी पता नहीं चलेगा वो गलत काम कर रहे हो, जनता को भी पता नहीं चलेगा गलत काम। तो मैं तो, मुझसे कोई पूछता, मैंने कहा मेरा काम सरकारों की अच्छाई दिखाना नहीं है, मेरा काम एक है, सरकार जहां भी गलती करेगी वो बताना जनता को, देखो ये सरकार ने गलती की है, और उसको जितनी तरीके से कह सकता हूं वो मेरा काम है, क्योंकि यही प्रेस का मैंडेट है, इसीलिए प्रेस एग्जिस्ट करता है। मैं अब लंबा बहुत जा रहा है, मैं अंत में आपको बोलूंगा कि जेफरसन कंक्लूजन दे दीजिए, क्योंकि हम लोग 41 मिनट बात कर चुके हैं, और आगे भी आपको जो तरीका में हम लोग प्रोग्राम किया करते थे, और 2-4 दिन का बाद या 15 दिन का बाद आगे भी एक टॉपिक को लेकर के आप आएंगे। आज कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसलिए तो कंक्लूजन दे दीजिए अभी। अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर थे थॉमस जेफरसन, तो थॉमस जेफरसन ये कहते थे कि इफ आई हैव टू चूज बिटवीन स्टेट माइनस प्रेस, स्टेट माइनस मीडिया और मीडिया माइनस स्टेट, बोला आई विल चूज मीडिया माइनस स्टेट। उन्होंने कहा कि अगर राज्य और मीडिया के बीच में किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं मीडिया को चुनूंगा, सरकार को नहीं चुनूंगा, स्टेट को नहीं चुनूंगा। अगर मेरे सामने ये विकल्प दिया जाए कि आप बिना मीडिया के सरकार चलाइए या बिना सरकार के मीडिया, तो उन्होंने कहा मैं बिना सरकार का मीडिया चलाऊंगा। ये इसीलिए अब अमेरिका के अंदर जो है इतनी फ्रीडम है कि वहां डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी वहां की सरकार, वहां की प्रेस कंटिन्यूअसली उनसे सरकार सवाल पूछती है, क्योंकि अकाउंटेबल बनाती है। हमारे यहाँ नहीं। तो जब तक हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तब तक ये हिपोक्रेसी चलती रहेगी, और तब तक दे विल टेक ऑल ऑफ अस। नहीं, कॉर्पोरेट मीडिया का जो हेगेमोनी चलता है, ये हेगेमोनी को कैसे हम लोग सामना करेंगे, कैसे चैलेंज करेंगे, ये अभी एक बड़ा सवाल है। ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपका पास क्या प्लानिंग है इसके लिए? नहीं, मेरा मानना यह है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग होना चाहिए, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग ही है। और अब तो टेक्नोलॉजी आ गया है, तो जैसे हमने सत्य हिंदी शुरू किया तो हम कुछ पत्रकारों ने शुरू किया, और हमने कहा कि हम किसी कॉर्पोरेट से पैसा नहीं लेंगे। तो अगर आप पैसे किसी से लेंगे, अगर आप किसी कॉर्पोरेट से पैसे लेंगे, आप जनता से पैसे लीजिए और जनता की भाषा को बोलिए। अगर कोई बिजनेस हाउस है, अगर वो बिजनेस हाउस किसी प्रेस को फंड करता है, तो उस बिजनेस हाउस के अपने बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, वो उस बिजनेस हाउस अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। जो प्रोटेक्ट करेगा तो मीडिया पे प्रेशर डालेगा। तो इसलिए दो चीजें हो सकती हैं। एक, टेक्नोलॉजी आज के जमाने में बहुत सस्ती भी हो गई है और बहुत आसान भी हो गई है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, और उसको अब बिना किसी से पैसे लिए अगर एक कम्युनिटी के लेवल पे शुरू कर सकते हैं, या पब्लिक ब्रॉडकास्ट शुरू, जैसे बीबीसी है तो पब्लिक ब्रॉडकास्ट है, उसको गवर्नमेंट ने फंड दिया हुआ है, और उसके बाद गवर्नमेंट को पता है कि हम इसमें अंदर नहीं घुस सकते हैं। फॉकलैंड वॉर हुआ, जब फॉकलैंड वॉर हुआ अर्जेंटीना के साथ, तो बीबीसी ने जो है सरकार की आलोचना की, तो बीबीसी से सरकार ने बोला कि पैसा तो आप गवर्नमेंट से लेते हो, लेकिन आप सरकार की बात नहीं कहते हो। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा काम है सच दिखाना, हम सच के प्रहरी हैं, हम सरकारों से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो उतनी हिम्मत उन्होंने दिखाई। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ उस चरित्र के लोग नहीं बचे आज की तारीख, मीडिया में भी नहीं है, डरते हैं लोग। तो जब डरते हैं तो फिर वही बात करेंगे जो सरकार चाहती है। तो बहुत जरूरी ये है, एक
पब्लिक ब्रॉडकास्ट होना चाहिए जिस पर सरकारों का कोई अंकुश नहीं होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनली ये मैंडेट होना चाहिए। दूसरा, जो हम आप जैसे लोग हैं वो छोटे स्तर पे चीजों को शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे क्राउड फंडिंग कर सकते हैं और उससे चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जैसे हम सत्य हिंदी के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम लोग भी दो वही सोच रहे हैं कुछ करने के लिए। बिल्कुल हम आप लोग लोग भी वही सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, और हमारा प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है और ये अच्छा रहेगा। और अभी वाइंड अप करेंगे क्योंकि 45 मिनट हो गया। जी जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया उड़ीसा से, उड़ीसा का और हम लोगों का तरफ से, और जो लोग विकल्प मीडिया का जो विकल्प सोचते हैं, विकल्प मीडिया सोचते हैं, लोगों का मीडिया सोचते हैं, वो लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा लगा। फिर मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि कुछ गड़बड़ी की वजह से हम नहीं पहले शुरू कर। थैंक यू सो मच। टेक्नोलॉजी तो हमारा पास में, हमारा हाथ में नहीं है। क्या नहीं, करें? वो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं, वो जो टेक्नोलॉजी को जो लोग हैंडल करते हैं उनकी प्रॉब्लम है। जी तो जी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई रियली एंजॉयड। गुड।